स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान के साथ नदर्न बॉर्डर्स पर वॉर लड़ रही होगी, तब हम साउथ इंडिया को कैप्चर करके नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे और पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। ये स्टेटमेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या PFI नामक टेरर आउटफिट के एक आतंकी ने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान में कहा। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की एक प्रोटेक्टेड की विटनेस की स्टेटमेंट है, जिसको NIA ने दिल्ली कोर्ट में अपनी चार्जशीट फाइल करते हुए रिवील किया है। उनके मुताबिक PFI के एक फॉर्मर कोर मेंबर ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराते हुए ये बताया कि सभी अरेस्टेड मेंबर्स को ये सिखाया गया है कि जब पाकिस्तान की ओर से इंडिया के अगेंस्ट कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो इंडियन आर्मी उसको टैकल करने के लिए नॉर्थ में बिजी होगी। इसी बीच PFI की ट्रेनिंग की मदद से उनको इंडिया के साउथ को कैप्चर करते हुए नॉर्थ की तरफ मूव करना है और इस तरह वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चार्जशीट PFI के 19 सीनियर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट फाइल की गई है, जो देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे। चार्जशीट के मुताबिक PFI एक हाईली मोटिवेटेड, ट्रेंड और सीक्रेटिव एलीट फोर्स का निर्माण कर रही है। इसकी मदद से वो 2047 तक इंडिया में इस्लामिक रूल को स्टैब्लिश कर अपना वायलेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते हैं और इंडिया के अगेंस्ट इनकी ये खतरनाक वेल क्राफ्टेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट के डिस्गाइज में हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक NIA ने लास्ट ईयर 39 PFI रिलेटेड साइट्स को रेड किया और वहीं से उन्होंने इन 19 लोगों को अरेस्ट किया। इसमें PFI के 12 नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स और सीनियर ऑफिशियल शामिल हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुताबिक इन प्रोटेक्टेड विटनेस के थ्रू असेसमेंट ने यह बात प्रूव की है कि PFI इंडिया की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आर्म्ड रिवोल्ट के थ्रू हटाकर यहाँ एक इस्लामिक खलीफत स्टैब्लिश करना चाहता है। PFI इसके लिए सीक्रेटली लोगों को रिक्रूट करके उनको ट्रेन कर रहा है और साथ ही साथ इसके लिए दूसरे देशों की मदद से आर्म्स एंड एम्युनिशंस ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस सब के थ्रू वो एक ऐसी आर्मी को खड़ा करना चाहते हैं जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक फुल फ्लेज्ड वॉर वेज करने के लिए तैयार हो। इस चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि इनके इस अप्रोच का एक मेन कंपोनेंट है उन ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर लोगों को टारगेट करना जो PFI की फिलॉसफी को अपोज करते हैं। इन्होंने उनकी पूरी प्रोफाइलिंग की है और ये अपने असैसिनेशन स्क्वाड्स के जरिए उनको टारगेट करके देश में कम्युनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा केस और इससे जुड़े लोग इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद सेंसिटिव हैं। इनको सुनने के बाद हमारे मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये PFI क्या है, इसका असल मकसद क्या है? क्या कोई आउटफिट सच में इतना पावरफुल हो सकता है कि वो इंडिया जैसे विशाल देश को नुकसान पहुंचा सके? और ये कोई पहली बार तो है नहीं जब PFI अपने एक्सट्रीमली रेडिकल व्यूज के कारण सुर्खियों में रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं जब PFI ने अपने स्टेटमेंट्स या अपने वायलेंट एक्ट्स के थ्रू इंडिया की इंटेग्रिटी और सोशल हार्मनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने इस न्यूसेंस को टैकल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? और यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर इस आउटफिट का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन क्या है? क्या इंडिया में पीस और हार्मनी डिसरप्ट करने के लिए पाकिस्तान PFI को सपोर्ट कर रहा है? और पाकिस्तान के अलावा ये किन किन एक्सटर्नल सोर्सेज से जुड़ा हुआ है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन और GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की शुरुआत 2006 में केरला में हुई, जब केरला की नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट NDF, तमिलनाडु की मनीथा नीथी पसाराई MNP और कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी नामक 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एक में मर्ज कर दिया गया। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट फरवरी 17, 2007 को कर्नाटका में हुई एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस में किया गया। केरला की CPIM गवर्नमेंट ने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी NDF को एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया हुआ था। उनका कहना था कि NDF पाकिस्तान और ईरान से फंडिंग रिसीव करता है। खैर, PFI को सेंट्रल एजेंसीज और मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा बैंड टेररिस्ट आउटफिट स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया यानी SIMI का इनकारनेशन बताया जाता है। PFI के नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर P कोया इससे पहले NDF और SIMI में हाई पोजीशंस होल्ड किया करते थे। उसी तरह PFI के वाइस प्रेसिडेंट EM अब्दुल रहमान और E अबूबकर SIMI के टॉप ऑफिशियल्स हुआ करते थे।
सिमी के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे। वो लोगों की लाइफ को कुरान और इस्लाम के तौर तरीके के हिसाब से अलाइन करना चाहते थे। इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उन्होंने देश भर में राइट्स के साथ साथ बहुत से बॉम्ब ब्लास्ट को भी अंजाम दिया। इनको सऊदी अरेबिया के वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ और कुवैत के इंटरनेशनल इस्लामिक फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट और फंड किया जाता है। इसके अलावा सिमी जमाते इस्लामी की पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली यूनिट से भी लिंक रखता है। सिमी आईएसआई और उसके टेरर फ्रंट्स लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश के साथ भी क्लोज कनेक्शंस रखते हैं। जब सिमी के मेंबर्स को बड़े लेवल पर अरेस्ट और बैन्स का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी रूपरेखा बदल दी और पीएफआई के रूप में एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का मुखौटा पहनने की कोशिश की। आज पीएफआई खुद को एक ऐसी एजिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन बताता है जो मुस्लिम कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, इसकी अंडरलाइंग रेडिकल आइडियोलॉजी पूरे दुनिया के सामने आने लगी। 2017 में इंडिया टुडे ने स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें पीएफआई के फाउंडिंग मेंबर और माउथपीस गल्फ थेजास के मैनेजिंग एडिटर अहमद शरीफ ने कॉन्फ्रेंस किया कि पीएफआई का हिडन एजेंडा यही है कि वो इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहता है। इसीलिए वो मासेस का ब्रेन वॉश करने और मेन स्ट्रीम और हवाला चैनल से इलीगल फंड्स अरेंज करने के लिए काम कर रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक प्रेजेंट डे पीएफआई के ज्यादातर लीडर्स एक समय पर सिमी का पार्ट हुआ करते थे। सिमी को पहली बार 2001 में तब बैन किया गया था जब उसके लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के साथ क्लोज लिंक्स पाए गए। इंडियन मुजाहिदीन द्वारा किए गए बहुत से टेरर अटैक्स में तो सिमी का डायरेक्ट रोल भी रिवील किया गया। तब से लेकर इस बैन को कई बार एक्सटेंड किया जा चुका है। आपको बता दें कि पीएफआई के प्रेडिसेसर एनडीएफ और सिमी के रूट्स दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद हुए कम्युनल राइट्स में ट्रेस किए गए हैं। जिस तरह इसके प्रेडिसेसर का जन्म देश की कम्युनल फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए हुआ, उसी तरह पीएफआई अपने सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्लाम को एक व्हीकल के रूप में यूज करता है। पीएफआई के मुताबिक माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करना उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। और ये बाकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही अपने रिलीजियस कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये खुद को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एक नियो सोशल मूवमेंट बताती है जो इंडिया के मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड और ऑपरेज सेक्शंस को एम्पावर करने का विजन रखती है। माइनॉरिटीज के फ्रीडम, जस्टिस और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के नाते पीएफआई सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड है। पीएफआई के मुताबिक उसकी फंडिंग मोस्टली उसके मेंबर्स की चैरिटी से आती है। असल में इस्लाम के मुताबिक हर मुस्लिम को पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ज़ाकत यानी चैरिटी पे करनी चाहिए। लेकिन पीएफआई अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी 1% इनकम पीएफआई चैरिटी फंड्स में डोनेट करे। इसके अलावा उसको मिडिल ईस्ट से भी हैवी डोनेशंस रिसीव होती हैं। हालांकि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस एंड इन्फ्लुएंस केरला में है, लेकिन समय के साथ इसने अपनी प्रेजेंस को पूरे देश में एक्सपैंड किया है। एनआईए के मुताबिक करंटली ये 5 लाख की मेंबरशिप के साथ इंडिया के 23 स्टेट्स में अपने ऑफिसेज रन करती है और उसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में मौजूद है। जब पीएफआई बनी तो उसके तीनों प्रेडिसीसर आउटफिट्स ने अपने ऑपरेशंस को साउथ इंडिया में मर्ज किया, किंतु देखते ही देखते पीएफआई गोवा के सिटीजन्स फोरम, वेस्ट बंगाल के नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति, राजस्थान के कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी या मणिपुर के लिलोंग सोशल फोरम्स जैसे आउटफिट्स के साथ मर्ज होते होते देश के नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में मौजूद लगभग सभी स्टेट्स में फैल गया। आज ये अपनी विमेंस विंग, नेशनल विमेंस फ्रंट NWF, स्टूडेंट विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI और पॉलिटिकल आर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बेस एंजॉय करती है। इतना ही नहीं, ये अपनी NGO रेहाब इंडिया फाउंडेशन और एक थिंक टैंक एम्पावर इंडिया फाउंडेशन को भी रन करती है। इसकी पॉलिटिकल आर्म SDPI का फॉर्मेशन 2009 में हुआ। ये क्लेम करती है कि इसका पर्पस फासिज्म के अगेंस्ट एक डेमोक्रेटिक बैटल लड़ना है, किंतु असल में इस पर केरला और कर्नाटका में भयानक राइट्स और रिवेंज किलिंग्स करने के इल्जाम लगे हैं। अब इसकी कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री की बात करें तो इसके आइडियल्स और इसके एक्ट्स जरा भी मेल नहीं खाते हैं। और वो क्यों, आइए देखते हैं। दोस्तों, केरला काफी लंबे समय से इस्लामिक टेररिस्ट का हॉटबेड रहा है। पीएफआई और उसकी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस इसके पीछे एक बड़ा कारण बताए जाते हैं। हालांकि पीएफआई के अगेंस्ट नेशन वाइड क्रैकडाउन और उसको बैन करने के प्रोसेस हाल ही में पूरा हुआ, किंतु ये पिछले 1 दशक से कम्युनल वायलेंस से लेकर एंटी स्टेट एक्टिविटीज के कारण लगातार सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के स्कैनर के अंडर थी। पीएफआई का पहला बड़ा वायलेंट केस 2010 में सामने आया,
जुलाई 2010 में पीएफआई मेंबर्स ने केरला के एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ को दिन दहाड़े ब्लास्फेमी के लिए उनके राइट पाम को चॉप कर दिया। असल में मिस्टर जोसेफ ने एक क्वेश्चन पेपर सेट किया जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद का रेफरेंस दिया गया था, किंतु अटैकर्स के मुताबिक वो क्वेश्चन प्रॉफिट मोहम्मद के लिए इंसल्टिंग साबित हो रहा था। 2015 में इस केस में पीएफआई के 13 वर्कर्स को कन्विक्ट किया गया, जिसमें से 10 इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। खैर, इसके बाद 2012 में केरला गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस डे पर स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पीएफआई की फ्रीडम परेड्स पर बैन लगा दिया। इसके रिस्पॉन्स में केरला के फॉर्मर सीएम ओमेन चंडी की गवर्नमेंट ने कोर्ट में काउंटर एफिडेविट सबमिट किया, जिसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि भले ही पीएफआई का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ह्यूमन राइट्स की सेफ्टी और माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन है, किंतु ये इस्लाम को डिफेंड करने का हवाला देते हुए फुल टाइम क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। 2014 में फाइल किए गए एक दूसरे एफिडेविट में केरला गवर्नमेंट ने नोट किया कि पीएफआई कन्वर्जन और कम्युनल इश्यूज को बढ़ाकर इस्लामाइजेशन का एजेंडा रन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पीएफआई के एक्टिविस्ट 27 कम्युनली मोटिवेटेड मर्डर केसेस, 86 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस और 106 रजिस्टर्ड कम्युनल केसेस में इन्वॉल्व पाए हैं। इसके बाद 2016 में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने पीएफआई और एसडीपीआई के 21 एक्टिविस्ट को यूएपीए और आईपीसी के अलग अलग सेक्शन के तहत इम्प्रिजन किया। ये लोग 2013 में केरला के कन्नूर में आर्म्स ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। यहाँ ये ट्रेनीज को एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स के यूज के लिए तैयार कर रहे थे। इसके अलावा पीएफआई के बहुत से इनडॉक्ट्रिन मेंबर्स इस्लामिक टेरर आउटफिट इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए यहाँ से मिडिल ईस्ट जाते हैं। अब से कुछ समय पहले कन्नूर से लगभग 40 to 50 इंडिविजुअल्स ने अपनी फैमिलीज के साथ सीरिया जाकर आईएसआईएस ज्वाइन किया। ये सब के सब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर पीएफआई के एक्टिविस्ट पाए गए। कन्नूर मॉड्यूल में की फिगर था शाहजहां कैंडी, जिसने 2 बार अपनी वाइफ और 2 चिल्ड्रन के साथ सीरिया जाने की कोशिश की, किंतु उसको दोनों बार वापस इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया। शाहजहां ने एनआईए को बताया कि उसने इंडिया में इस्लामिक शरिया लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए आईएसआईएस ज्वाइन किया। ये पीएफआई के साथ 2006 से जुड़ा हुआ था, जब इस आउटफिट को एनडीएफ कहा जाता था। उसके मुताबिक पीएफआई के डिविजनल प्रेसिडेंट मोहम्मद शमीर ने उसका ब्रेन वॉश करके उसको आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया। जब आईएसआईएस के अबू बकर बगदादी ने खलीफत स्टैब्लिश किया, तब शमीर में शाहजहां को वहां जाकर जिहाद लॉन्च करने के लिए पुश किया। इसके अलावा 2012 में पीएफआई के द्वारा एक और फेक कैंपेन अनलीश किया गया। इसमें पीएफआई पाकिस्तान के साथ मिलकर एक फेक एसएमएस कैंपेन रन कर रहा था, जिसके तहत असम राइट्स के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को साउथ इंडिया जाने के लिए प्रवोक किया जा रहा था। इन हॉस्टाइल मैसेजेस ने लोगों के बीच पैनिक क्रिएट किया, जिसकी वजह से देश के इस हिस्से में राइट्स जैसी कंडीशंस क्रिएट हो गई। उसी तरह 2017 में केरला पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ मुस्लिम यंग लोग सीरिया माइग्रेट कर गए हैं और वहां जाकर आईएसआईएस ज्वाइन करके एक वायलेंट जिहाद लॉन्च करने की तैयारी में है। बाद में इस केस में पुलिस के द्वारा जो एक्यूज पाए गए वो सब पीएफआई के मेंबर्स थे। केस डिटेल्स के मुताबिक एक गल्फ रिटर्नी जिसका नाम हमजा था, वो केरला में मुस्लिम यूथ को रिक्रूट करके आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए ले जाता था। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमजा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखने वाले बहुत से पीएसआई सपोर्टर्स और मेंबर्स को अपने गुट में शामिल करता था। हमजा आईएसआईएस और तालिबान का इंटेंस सपोर्टर था। खैर, आगे बढ़े तो 2020 में काबुल में हुए गुरुद्वारा बॉम्बिंग्स में केरला के मोहम्मद मुशीन का हाथ पाया गया, जो कि पीएफआई का एक एक्टिव मेंबर था। इस अटैक में 25 माइनॉरिटी सिख्स को अपनी जान देनी पड़ी। इसी साल 2020 में केरला बेस्ड जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन और कुछ पीएफआई और सीएफआई मेंबर्स को यूपी पुलिस ने मथुरा में अरेस्ट किया। पुलिस का कहना था कि हाथरस में हुए इन फेमस गैंगरेप केस के बाद ये लोग उस रीजन की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने जा रहे थे। इतना ही नहीं, हाल ही में पीएफआई का नाम एंटी-सीएए राइट्स में भी सामने आया। इन राइट्स में 59 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। ईडी ने पीएफआई और उसके एनजीओ रिहाब इंडिया फाउंडेशन आरआईएफ के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब की रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सबमिट की। इसमें यह पाया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग स्टेट्स में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट फंड किए। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इन राइट्स के आसपास पीएफआई के अकाउंट में 120.5 करोड़ रुपीस क्रेडिट किए गए और मनी के विड्रॉल में और एंटी-सीएए डेमोन्स्ट्रेशंस में उनको क्लियर लिंकेजेस देखने को मिले। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि लगभग रुपीस 1.65 करोड़ पीएफआई के कश्मीर चैप्टर को भी दिए गए थे। ईडी के द्वारा 2021 में फाइल की गई चार्जशीट में ये सामने आया कि सीएफआई लीडर के रौफ शरीफ गल्फ में मौजूद पीएफआई मेंबर्स के साथ मिलकर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हवाले से ये फंड्स ट्रांसफर करते थे और ये फंड्स केवल एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के लिए नहीं, बल्कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली राइट्स और हाथरस विजिट के लिए भी यूज किए गए थे।
और तो और लास्ट ईयर पीएफआई की स्टूडेंट बॉडी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई 2022 के हिजाब रो केस में इन्वॉल्व पाई गई। इसके अलावा मार्च 2022 में जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये रूल किया कि हिजाब पहनना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, साथ ही कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को अपहेल्ड करते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्म को फॉलो करने पर जोर दिया, तो पीएफआई ने इस वर्डिक्ट को डिसअपॉइंटिंग और शॉकिंग करार दिया और इस डिसीजन के अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट को इंस्टिगेट किया। इस इशू के चलते शिवामोगा में इंटेंस राइट्स देखने को मिले, जहां पीएफआई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाई गई। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे पीएफआई ने समय समय पर देश के कोने कोने में अपने रेडिकल एक्शंस को अंजाम दिया है, किंतु यहाँ सबसे चिंता की बात यह है कि पीएफआई अपनी प्रीडिसेसर सिमी की तरह ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया के साथ हॉस्टाइल रिलेशंस मेंटेन करने वाले देशों के साथ एक बड़े लेवल पर एफिलिएशन एंजॉय कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पिछले कुछ सालों में पीएफआई और टर्की के बीच स्ट्रॉन्ग लिंक्स देखने को मिले हैं। 2016 में टर्की में हुए कू अटेम्प्ट के बाद पीएफआई ने एर्दोगान की पोजीशन को एंडोर्स किया। इसके रिस्पांस में टर्किश गवर्नमेंट ने पीएफआई को उनके स्टेट रन एनाडोल न्यूज एजेंसी पर एक सोशल ग्रुप के रूप में प्रमोट किया, जिसके मेंबर को इंडियन पुलिस के द्वारा अब्यूज किया जाता है। एक नॉर्डिक मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन के तहत पीएफआई ऑफिशियल्स टर्किश एनजीओ फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के साथ लिंक्स मेंटेन कर रहे हैं। आईएचएच वो ऑर्गेनाइजेशन है जो टर्की स्पाई एजेंसी एमआईटी के साथ मिलकर सीरिया और लीबिया में मौजूद टेरर नेटवर्क्स को आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड कराती है। इसको अलकायदा लिंक्ड टर्किश चैरिटी भी कहा जाता है। आईएचएच का एक एम्प्लॉय इब्राहिम सेन एक टर्किश अलकायदा सेल रन करता है और चैरिटी के नाम पर सीरिया में मौजूद टेररिस्ट को सप्लाईज प्रोवाइड कराता है। इब्राहिम सेन को कुछ समय पहले पाकिस्तान में डिटेन किया गया, फिर उसको 2005 तक ग्वाटानामो बे में रखा गया, जिसके बाद यूएस ऑफिशियल्स ने उसको टर्की को हैंडओवर कर दिया। फरवरी 10, 2016 को यूएनएससी के पास सबमिट किए गए इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आईएचएच अलकायदा एफिलिएटेड ग्रुप अल नुसरा फ्रंट को भी बड़ी मात्रा में आर्म्स और बाकी सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है। अपने टेरर लिंक्स के कारण आईएचएच को जर्मनी और इजराइल में बैन किया जा चुका है। टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान काफी लंबे समय से ऑटोमन खिलाफत की ग्लोरी को रीस्टैब्लिश करने और मुस्लिम वर्ल्ड को रूल करने का ख्वाब देखते आए हैं और वो उसको साउथ एशियन मुस्लिम्स के सपोर्ट के बिना हासिल नहीं कर सकते। इसलिए वो कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं। बीते कुछ समय में उन्होंने कश्मीर में अपने मर्सनरीज भेजने की भी बात कही है। यानी पीएफआई की आईएचएच टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान और पाकिस्तान के साथ क्लोज बॉन्ड में एंजॉय करती है। तो जाहिर है कि पीएफआई की कश्मीर फ्रंट को टर्की और पाकिस्तान हर तरह से सपोर्ट करते हैं और इसीलिए ये बॉन्ड में इंडिया के लिए बेहद प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो दोस्तों, अब इन सभी केसेस को सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार ने इतनी खूंखार ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई सॉलिड स्टेप नहीं लिया? तो ऐसा नहीं है। 28 सितंबर 2022 को इंडियन होम मिनिस्ट्री ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967 के तहत पीएफआई और उसकी 8 एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस को 5 साल के लिए आउटलॉ कर दिया। ये बैन पूरे देश भर में पीएफआई के ऑफिसर्स पर हुई रेड्स के बाद लागू किया गया। पीएफआई को एक अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया गया। गेजेटेड नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफआई और इसके एसोसिएट्स ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज में एंगेज थे जो इंडिया की इंटेग्रिटी, सोवर्निटी, सिक्योरिटी और साथ ही साथ पब्लिक पीस और कम्युनल हार्मनी को थ्रेटन कर रही थी। जाहिर है कि पीएफआई को बैन करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि ये इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत से इंटरनेशनल टेरर आउटफिट से डीप लिंकेजेस शेयर करती है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक आईएसआईएस के साथ पीएफआई एक्टिविस्ट ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया को ज्वाइन कर वहां बहुत से टेरर एक्टिविटीज को अंजाम दिया। उसी तरह पीएफआई के बहुत से मेंबर्स इंडिया में बहुत इंटेंस टेरर एक्टिविटीज में दोषी पाए गए। तो कुल मिलाकर देश भर में राइट्स, इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसकी प्रॉक्सिमिटी और एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखने के कारण फिलहाल पीएफआई को बैन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बैन उस डेंजरस आइडियोलॉजी को एंड कर सकता है जो पीएफआई, एनडीएफ या सिमी जैसी न जाने कितनी खूंखार ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा कर सकता है? क्या ये उन इंडिविजुअल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है जिनको न जाने कितने सालों से इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया है? सिमी 1977 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बनी और पीएफआई 2007 में बेंगलुरु कर्नाटका में। इनके बीच 30 साल का लंबा गैप रहा, लेकिन इनके मेंबर्स, इनकी आइडियोलॉजी और इनके रेडिकल थॉट्स में शायद ही कोई डिफरेंस हो। हाँ, इतना जरूर है कि तेजी से बदलते समय के साथ दुनिया में जो बदलाव हुए उनकी परछाई
इन पर भी पड़ी और ये भी दुनिया की तरह और ज्यादा रैपिड, हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड होते गए। किंतु रेडिकलिज्म का जो असल परपेट्रेटर है वो अभी भी एकदम इंटैक्ट है। इसीलिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए इस रियल परपेट्रेटर से लड़ना बेहद जरूरी है। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसे मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज PFI along with its extra territorial linkages has been posing a grave threat to territorial integrity and security of India. Discuss. And with this question my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।